एक बार फिर से हम लोग लाइव आ गए हैं। आज 23 तारीख है और 2023 चल रहा है और अक्टूबर का महीना मेंटल हेल्थ मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम करता हूं। धीरे-धीरे हमारे साथ साथी कनेक्ट हो रहे हैं। मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर है? मेरा ऑडियो, वीडियो आप सभी को क्लियर है? तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आगे अपनी बातचीत को शुरू कर सकें। आज के रिसोर्स पर्सन हमारे लिए काफ़ी स्पेशल हैं। तब तक कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, उससे पहले एक बार आप बताएं कि मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो आप सभी को सही से शो कर रहा है क्या? जी हाँ, यस। श्रद्धा सोधी, प्रभा शर्मा, yes, yes, okay. So first of all, I would like to pay my beautiful thanks to our resource person जिन्होंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और कहीं न कहीं जो आज के दिन लाइफ स्किल है, हमारी मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर बातचीत करने की उन्होंने जो टॉपिक को चुना वो अपने आप में एक सराहनीय बात मैं मानता हूँ। मैं हमारे साथी जब तक कनेक्ट हो रहे हैं, सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हम पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन की तरफ से वीक में 2 से 3 बार इस तरीके के वेबिनार को हम अरेंज करते हैं, जिसमें डिफरेंट एरिया के एक्सपर्ट को हम इनवाइट करते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज आप सभी लोगों को शेयर करते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें बढ़िया हों और आप अच्छे से जी पाएँ अपने मन के स्वास्थ्य को और अपनी लाइफ की और दूसरे डायमेंशन को अच्छा कर पाएँ। इस तरीके की सोच लेके हमने इसे शुरू किया और मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आज भी आप एक और नए रिसोर्स पर्सन से मिलके अपने जीवन को और बेहतरीन बनाएँगे। मेरा नाम राज आलमपुर है और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। मैं रोहतक में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा काम होता है लोगों के ब्रेन बिहेवियर को स्टडी करके उनको और हेल्प आउट करना। पिछले 7 वर्ष से मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे मौका मिला है इतनी कम उम्र में 15 से 16 राज्यों में जाने का, जो मेरे लिए एक सौभाग्य जैसी ही बात है। इसी यात्रा में मुझे एक ऐसे रिसोर्स पर्सन जो आज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मैडम, मुझे 2016 में इनसे मैं परिचित हुआ था और शायद वो दिन था और आज का दिन है, हम लगातार किसी न किसी विषय से एक-दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जितनी मेरी उम्र है शायद करीब-करीब उतना ही एक्सपीरियंस मैडम का है। आज मैं हमारे रिसोर्स पर्सन को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने हमारे इन्विटेशन को स्वीकार किया। मैं उनके बारे में बताऊँ थोड़ा-सा कि आप मैडम सुषमा शर्मा हैं, आप एमफिल हैं और साथ के साथ में आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो पिछले 27 साल से आप एजुकेशनल कंसल्टेंट रहे हैं। आपने बहुत सारे स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल प्रोग्राम में आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। बीइंग ए लाइफ कोच, आपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसी कई चीज़ों पे आपने काम किया है। आप साथ-साथ एक स्पिरिचुअल स्टाइल में जो आप बताते हैं, वो अपने आप में आपकी वो प्रेज़ेंटेशन दिल को छूने वाली रहती है। आपके इतने सारे एक्सपीरियंस का आज हमारी ऑडियंस फ़ायदा उठाने वाली है। मैडम, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको इस पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव में आपने अपनी आहुति डाली, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। नाउ इट्स ओवर टू यू मैम। थैंक यू राज जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में मेरा इंट्रोडक्शन दिया। शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, पर आपकी नज़रों में अगर आपने मुझे जो रिस्पेक्ट दी है, उसके लिए मैं वंस अगेन आपका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। राजेंद्र जी, आप पिछले 1 महीने से बहुत सेशंस आप कंडक्ट कर रहे हैं, वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, जब आपने मुझे इन्विटेशन भेजा तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि ये जो टॉपिक आपने इस मंथ का जो मेंटल हेल्थ मंथ चल रहा है, उसमें आपने मैक्सिमम वेबिनार्स कंडक्ट करके लोगों को बहुत अवेयर किया है। और लाइफ स्किल्स पर सेशंस करके
उससे मेंटल हेल्थ से किस तरह से टैकल करना, किस तरह से डील करना उन मैटर्स को, वो बहुत ही सभी स्पीकर्स ने बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन किया है, एक्सप्रेस किया है, और इसके लिए मैं आपको बहुत 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 आपको और आपकी टीम को बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगी। मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। रियली मेंटल हेल्थ इज रियली अ वेरी बिग इशू, और डे बाय डे ये बहुत ही सीवियर भी होता जा रहा है। रीजंस बहुत सारे हैं जिसकी वजह से ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो राजी, वंस अगेन एक्सेप्ट माय थैंक्स एंड यू फॉर योर टीम। और हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि मेंटल हेल्थ क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो कौन से इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ क्या है, और ये किस तरह से इसके सिम्टम्स क्या है, और इसके बाद इसकी रेमेडीज क्या है, और हम किस तरह से किन किन रीजन से ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, ये मैं सब कुछ बारी बारी आपको मैं बताना चाहूंगी। और अपने व्यूअर्स को जो हमारे साथ टीम में शामिल है, मैं उन सबके साथ ये चीज शेयर करना चाहूंगी। उसका कारण ये है बेटा कि बहुत सुनने में और पढ़ने में इस मैटर को बहुत ही डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन जिसके घर में ऐसी प्रॉब्लम होती है, जिसके साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है, और उन सबके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में सब लोग बात नहीं करना चाहते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। आपको लगता है कि सामने वाले में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके दिल में, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन एवरीबॉडी ट्राइज टू शो दैट कि सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन झटका तब लगता है जब आप देखते हैं, खुद ही महसूस करते हैं कि हालात दिन प्रतिदिन प्रतिदिन उसके खराब होते जा रहे हैं, एंड फाइनली सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि सुसाइड तक की तक की नौबत आ जाती है, और कुछ लोग कर भी लेते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंटली इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ना, तो या हम जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत लोगों को इसका फायदा हो सकता है। साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं इसकी स्टडी अक्सर करती रहती हूँ। बीइंग अ लाइफ कोच, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो बहुत मन को तसल्ली और बहुत खुशी मिलती है, और ज्यादातर वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो राजी, इससे पहले कि हम ये जाने कि मेंटल हेल्थ क्या है, तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि आज मेंटल हेल्थ जिसकी वजह से लगभग 3 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। हर 20 लोगों में से एक बंदा, एक पर्सन जो है, इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को से जूझ रहा है, और स्पेशली 14 से लेके 50 साल तक की उम्र के, जो कि स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, जब 14 साल का बच्चा अपना करियर बनाने के लिए निकलता है, और 45-50 तक के लोगों का जब करियर का पीक टाइम होता है, उस टाइम इन हालात की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है उनकी। तो इन सभी बातों को, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है, इस पे डिस्कशन होना जरूरी है, तो मेंटल हेल्थ का ही एक छोटा सा मैं आपको 2 शब्दों में बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ हमारी मेंटल एंड हमारा जो मेंटल वेलबींग जो है, उसी को ही हम मानते हैं। अगर हम अच्छा चल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें कोई किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, हैप्पी फील करते हैं, तो इट मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज गुड, नॉट कैन गुड, बहुत अच्छी है।
आप फैमिली में हैं तो फैमिली में आप बहुत खुश रहते हैं। वर्क प्लेस पे आप बहुत खुश रहते हैं, आपका काम बहुत अच्छा चलता है एंड फ्रेंड्स में आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो यू आर लकी वन कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। पर हर कोई इतना लकी नहीं होता। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं और जिसको कि हम एक-एक करके मैं डिस्कस करना चाहूँगी पहले मेंटल हेल्थ पर और फिर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ के साथ-साथ अगर हम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए जो सामने वाले जो व्यूअर्स अगर फेस कर रहे हैं ऐसी मेंटल हेल्थ, तो उनके लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उनकी फैमिली में कोई अगर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अगर दोनों जगह ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है केस कि किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि जब हम इसके बारे में जान जाएँगे, तो हम दूसरों को बता सकते हैं कि क्या-क्या सिम्पटम्स हैं कि जब आपको सचमुच केयर की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है या थेरेपीज़ की ज़रूरत है। क्या-क्या जो आप उनके लिए कहाँ तक उनकी हेल्प कर सकते हैं बीइंग अ सोशल बीइंग, आप क्या-क्या उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो ये आप सबके लिए ये बहुत ही एक अच्छा विषय रहने वाला है। तो राजी हम मेंटल हेल्थ को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या है। हम आस-पास देखते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत खुश रहते हैं और नेचुरली खुश रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सब कुछ है उनके पास, पैसा भी है, गाड़ी भी है, फैमिली में भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं। उनको कहीं साइकोलॉजिकल किसी प्रॉब्लम की वजह से वो इस तरह से परेशान रहते हैं कि वो खुशी के बात को भी ना बड़े दुःख के तरीके से बोलते हैं। क्योंकि मेरा 27 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ इतनी टाइम निकलते-निकलते। तो आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन माथे के बल और मुँह का थोड़ा-सा स्टाइल हमेशा दबा-सा ही रहता है, विदाउट एनी रीज़न। जबकि उनके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज़ हैं। कुछ लोग तो खुशी की बात को भी बड़े दुःख के तरीके से बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1-2 केस मेरे सामने आए, जब बाकी किसी ने ऐसे बात की, बेटे की नौकरी लग गई। मैम, मेरे बेटे की ना नौकरी लग गई। तो कहते हैं कि मैम, कितनी खुशी की बात है, आप इसको हँस के सेलिब्रेट कीजिए प्लीज़। आप तो इतना दबा-दबा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं ऐसा। तो ये स्टाइल आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा और जो सुन रहे हैं उन्होंने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत सारे लोगों को बिना कारण के ही दुखी और परेशान रहने की आदत हो जाती है। तो उसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी में उन लोगों की रखती हैं जिनको सचमुच प्रॉब्लम है। उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं। उन हेल्थ इश्यूज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनकी फैमिली में कुछ ऐसा इश्यू आता है, कोई भी इंसान अचानक ही बहुत ही अच्छा मूड में होता है, अच्छा कहलाता है, लेकिन अचानक ही आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो बहुत उदास-सा रहने लग गया है और उसकी अपने आप को उसने आइसोलेट कर लिया है और पब्लिक से, फैमिली से, सबसे उसकी दूरी बनती जा रही है। तो ये अलार्मिंग पॉइंट है कि आपको उस इंसान को इट मीन्स वो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ना कोई ऐसा इश्यू तो वो फेस कर रहा है कि जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम अ एक थर्ड कैटेगरी में रख सकते हैं जिनको सचमुच उनको हमारी हेल्प की और उसको थेरेपी की ज़रूरत है। और एक और कैटेगरी है, जो कि ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती ही दुखी होने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने लुक्स को लेके ही,
कि मैं कैसी दिखती हूँ। भगवान ने सारे दुःख मुझे ही दे दिए, छोटी-सी परेशानी आते ही, कि भगवान ने सारे दुःख मुझे ही दे दिए हैं और मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो चेहरा ही खराब है, मेरा तो रंग सांवला है, मेरे तो बच्चे ही पढ़ते नहीं हैं। तो वो एवरी टाइम जब भी कुछ ऐसा नेगेटिव बोलते हैं, तो अपने माइंड को नेगेटिव सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे जब वो इस तरह से हर बात को नेगेटिव में बोलते हैं, तो माइंड उसी तरह से जैसे हम माइंड को नेगेटिव कर लेते हैं, जो कि धीरे-धीरे उनकी बीमारी का रूप एक ले लेता है, जो कि कोई एक बहुत अच्छी बात नहीं है। तो सिम्पटम्स इनके अगर हम जान जाएँ, तो राजेंद्र जी, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सोसाइटी में आप, हम और हम सब फेस करते हैं। तो अगर हमें सिम्पटम्स का पता चल जाता है कि कोई उदास है, किसी को क वर्क प्लेस पे काम करने में कंसंट्रेशन उसका नहीं बन रहा है, ओके? और उसका अपने दोस्तों से दूरी बनती जा रही है और उसका सोचने का तरीका नेगेटिव होता जा रहा है। जो भी वो सोच रहा है, उसको लगता है कि नहीं, अब तो ज़िंदगी किसी काम की ही नहीं रही है। उसको ये लगने लगा कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है और उसको ये लगने लग जाए कि मेरी फैमिली में मेरी ज़रूरत नहीं है। तो ये सचमुच ऐसे अलर्ट करने वाले सिम्पटम्स हैं, जिनके लिए हमें टाइमली उनकी केयर करने की ज़रूरत शुरू हो जाती है। ऐसे हालात किसी भी फैमिली में बन सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि कभी-कभी फैमिली में अ, इस तरह का माहौल आता है, इस तरह का सिचुएशन बनती है, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, आप सारी दुनिया को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आपने आँखें बंद की और नेक्स्ट डे ही पूरा का पूरा सीन बदल जाता है। आपका घर आपके हाथ में नहीं रहता, आपकी सुख समृद्धि आपके घर में रह नहीं रहती, एक बड़ा लॉस हो जाता है। ऐसे लोग एकदम सदमे में आ जाते हैं और वो अपने पहले वाली लाइफ को भूल नहीं पाते हैं। ये एग्जांपल्स हैं मेरे पास इस तरह के कि वो पहले वाली जो उनकी जो रॉयल लाइफ होती है उसको वो भूल नहीं पाते हैं। वो उसी में जीते रहते हैं कि हम तो बहुत अमीर हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो बहुत गाड़ी वाले हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि आज हालात वो नहीं है। उस टाइम उनको आपके, हमारे जैसे और उनको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत उस टाइम रहती है। फाइनेंशियल क्राइसिस के अलावा रिलेशनशिप में कई बार क्या बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि घर परिवार में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहते हैं, भाइयों से नहीं रहते हैं, परिवार में नहीं रहते हैं, बच्चों से नहीं रहते हैं, या वाइफ से ठीक से रिलेशंस प्रॉपर नहीं नॉर्मल रह पाते हैं। तो कुछ लोग तो सर्वाइव कर जाते हैं जिनकी मेंटल कंडीशन अच्छी है, मेंटल हेल्थ जिनकी अच्छी है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस सदमे को सहन नहीं कर पाते, या तो वो मेंटली बीमार हो जाते हैं या एक्सट्रीम तक जाते हुए वो सुसाइड करने तक की उनकी पोजीशन आ जाती है। और poverty can be considered as one of the reasons, and निग्लेक्ट होना, सोसाइटी अगर आपको निग्लेक्ट करती है, आपको जैसे मैं अभी बताया कि लोगों को लगता है कि हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारा तो कोई साथ ही नहीं देता है, या सब सब किसी को मेरी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ इश्यूज होना बहुत बड़ी बात नहीं है, और यही कारण है वर्क प्लेस का स्ट्रेस, जो कि नहीं हैंडल कर पाते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। कारण कोई भी हो सकते हैं, कि हो सकता है उनके पास वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है उनको वो काम आता ही ना हो सकता है वो लोग लिमिटेड टाइम पीरियड में वो काम नहीं कर पा रहे हों। तो बजाय कि स्ट्रेस में आने के उनको अपने साथ वालों की हेल्प लेनी चाहिए, या अपने इशू को दूसरों से डिस्कस करना चाहिए।
ओके। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस बनते हैं जब मेंटल हेल्थ पुअर हो जाती है, और उस पुअर मेंटल हेल्थ को ठीक करना, कैसे ठीक करना है? अगर ये परिस्थिति दोनों तरह से बन सकती है। अगर हमने लाइफ स्किल्स सीख रखे हैं, तो ये मेंटल स्थिति नहीं बनेगी। और अगर मेंटल स्थिति बन गई है और उसमें हम लाइफ स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो वी कैन गेट सम हेल्प फ्रॉम देयर। तो हमें लाइफ स्किल्स से काफ़ी मदद मिल सकती है। तो लाइफ स्किल्स में को हमने मेनली जिस जिस तरह से कि हम हेल्थ की ही बात करते हैं, तो लाइफ स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर हम मेन मेन टॉपिक्स को अगर हम लेते हैं, तो हम सोशल लाइफ स्किल्स, इमोशनल लाइफ स्किल्स एंड थिंकिंग लाइफ स्किल्स, इसको हम 3 हिस्सों में बाँटते हैं। तो आज हम इमोशनल और थिंकिंग स्किल को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अ, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से अ राजेंद्र जी, पिछले दिनों हमारे एक सर आए थे, डॉक्टर सुरेंद्र जी। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी। बहुत अच्छा उनका सेशन था। तो अगर सबने उनको अनकॉन्शियस माइंड वाले उनका वेबिनार को अगर सुना है, तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ये भी सबको समझ में आया होगा, और ज़रूर उसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की होगी कि हमने अनकॉन्शियस माइंड को किस तरह से ट्रेन करना है। और अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हुए बहुत सारी समस्याओं का उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है, वो ब्रेन में जब बनता है, तो ये जैसे मैंने अनकॉन्शियस माइंड की बात की, तो हमारे ब्रेन के ऊपर एक बहुत लंबी स्टडी है, जिसमें एक छोटा सा हमारा जो एक ऑर्गन है माइंड में, उसको कहते हैं अमेडगला, अमेड amygdala. Yes, exactly. Amygdala Amygdala. is that. Yes, Amygdala. Mostly. amygdala is that organ, बहुत छोटा सा बादाम की शेप का है, और वो साइलेंट पड़ा रहता है माइंड में। ब्रेन के अगले हिस्से में जो फ्रंट पार्ट है, उसमें जो लोब है, उसमें साइलेंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव विचार आने शुरू होते हैं मन में, तो उसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, एक्टिवेट हो जाता है। और जिस तरह अगर नेगेटिविटी खत्म होने में नहीं आती है, तो वो नेगेटिविटी की वजह से और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग हो जाता है, तो पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाती है। तो उस नेगेटिविटी को खत्म करना एक डॉक्टर का ही काम है, या थेरेपी, वही उसको खत्म कर सकती है। पर अगर उससे पहले ही हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, और उस वो अलर्ट होते हुए हम लोग अपने माइंड को पॉजिटिव वेब्स भेजना शुरू करते हैं कि जैसे कि बजाय ये कहने की कि मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं सांवला हूँ, या मेरा भाग्य खराब है, या मेरे साथ पास कुछ नहीं है, या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस तरह कहने के बजाय अपने आप को पैम्पर करें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करता है जब आप ये सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, दुनिया कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं अच्छा हूँ, परमेश्वर ने अगर मुझे बनाया है, तो मैं उन करोड़ों लोगों से अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 हाथ भी हैं, 2 पैर भी हैं, मेरी आँखें भी हैं, और मैं नॉर्मली बिहेव भी कर पा रहा हूँ। तो थैंकफुल होना चाहिए गॉड का, और पॉजिटिव वाइब्स माइंड को भेजनी चाहिए, और पॉजिटिव सोचना शुरू करना चाहिए, तो लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप से झूठ भी बोलना पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ। उससे क्या होता है? हिम्मत आती है, आगे बढ़ने की हिम्मत आती है। जब आप रास्ता ढूँढते हैं, जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं, तो आगे के आगे रास्ते मिलते चले जाते हैं, और लोग मिलते चले जाते हैं। पॉज़िटिविटी बढ़ती चली जाती है, और एक के साथ एक पूरा काफ़िला बनता चला जाता है, फिर हम अकेले नहीं रहते हैं।
इस तरह से लाइफ में कुछ चीज़ें जो है हमेशा ही हेल्पफुल रहती है। पॉज़िटिव रहना तो हमेशा ही अच्छा है। परमेश्वर ने हम सबको इस दुनिया में भेजा है खुश रहने के लिए और रोना, दुखी होना ये तो टेम्परेरी चीज़ें हैं और छोटी-छोटी तकलीफ़ें तो सभी की ज़िंदगी में आती है और यहाँ से हमें हार भी नहीं माननी चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी जितने भी स्पीशीज़ परमेश्वर ने दुनिया पर बनाए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट है वो इंसान ही है और उसको भी सबसे ज़्यादा ताकत दी है कि वो किसी भी मुश्किल से आसानी से निकल जाता है और निकल सकता है और निकलता भी है और पॉज़िटिव होता है और हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें हमेशा पॉज़िटिव ही सोचना चाहिए। तो लाइफ स्किल्स की बात करते हुए हम लोग सबसे पहले हमने अभी मेंटल हेल्थ की बात की है, तो अब हम लाइफ स्किल्स के बारे में भी हम डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है कि लाइफ स्किल्स किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ में हमारी हेल्प करती है और करती रही है और आगे भी कर सकती है। सबसे पहले पॉजिटिव होना, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा सोशल होना। आपको मुश्किल के टाइम पे अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स का और जो भी आपके नज़दीकी हैं, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, उन सब के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन बनाते हुए आपने एक प्रैक्टिस में डालना है कि आप सबके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। ये हमेशा होता है कि जो भी बात दिमाग में होती है वो सिर्फ एक अपने लिए होती है, जो ज़ुबान पर आ जाती है वो सबके लिए हो जाती है। अगर आपने एक बार किसी को ये कह दिया कि भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, नो डाउट आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे सब आपके के लिए वरिड हो जाएँगे, आपके ल कि अच्छा अच्छा होने के लिए, आपके वेल बीइंग के लिए पूरी एफर्ट्स डालेंगे। कभी भी जो हमारे अपने हैं, अपने को ना दोस्तों को कहते हैं हम अपने और सोसाइटी में जिनके साथ हम रोज़ आना-जाना, बैठना होता है, वही लोग अपने होते हैं। तो वो ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। तो शेयर ज़रूर करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर ज़रूर करना चाहिए। ये एक लाइफ़ स्किल है जिसकी हमेशा से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और नेगेटिव नहीं होना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। कहना आसान है कि नेगेटिव नहीं होना है, लेकिन ये कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं कभी भी। ओके, तो कहना आसान है कि नेगेटिव नहीं होना है, लेकिन उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत होती है, जिस पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि एक इश्यू ये भी आता है लोग ज़्यादातर क्यों नहीं डिस्कस कर पाते हैं किसी से कि अगर मैंने ये बताया कि मेरी मेंटल परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, तो सबको लगेगा कि शायद मैं कहीं पागल तो नहीं हो गई हूँ। किसी को अगर बताया जाए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं परेशान हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब लोग ये सोच कर किसी से शेयर नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन फिर लोग वो सब कुछ कहते हैं जब आप अपने आप में ही नहीं रहते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है उस टाइम जब लोग ही आपको कहते हैं कि आपको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस तरह से आप की परिस्थिति कहाँ से आप कहाँ आ गए हैं। तो उससे पहले ही आपको हाथ बढ़ा देना है अपनों की तरफ, अपने लोगों की तरफ, अपने परिवार की तरफ। अपने तो वही होते हैं ना जो ज़रूरत में, मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। तो सोशल लाइफ स्किल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है राजी लाइफ में। असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है और कोऑपरेटिव। आप अपने लिए भी ये आदत बनाइए। हम खुद भी ऐसा करते हैं कि किसी की कोई भी मुश्किल में है,
तो सोचते हैं कि अगले की समस्या अगला खुद सुलझे, खुद सलट लेगा। ऐसा कहते हम अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत है। कभी हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कोऑपरेशन की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एम्पैथी, एम्पैथी एक ऐसा टूल है जो कि कितनी पॉजिटिविटी, कितनी खुशी, कितनी मानसिक शांति हमें देता है। एम्पैथी को बहुत समझने की ज़रूरत है। अगर डीपली हमने इसको समझ लिया और अगर हम खुद उसमें एम्पैथी को समझकर उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करने लग गए, तो आप सच मानिए कि आपकी फैमिली को एक आप बहुत बड़ा गिफ्ट देकर दे रहे हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही आपकी फैमिली भी उसी तरह से करने वाली है। अगर आप एम्पैथी में विश्वास रखते हैं तो नेचुरल है, जो बच्चे देखते हैं वो भी वैसा ही करेंगे। अगर आप किसी स्कूल में हैं, किसी टीचिंग में हैं, किसी जॉब में हैं, किसी बिज़नेस में हैं, तो आपकी एम्पैथी, क्योंकि हज़ारों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं ना, आप एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं एम्पैथी का। आप एक बहुत बढ़िया समाज को एक बढ़िया टूल दे सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आती है, और जो मन को शांति आती है और जो मन को तसल्ली आती है, जो वो आपको खुशी देती है, उसका कोई दूसरा तरीका, उस खुशी को प्राप्त करने का कोई दूसरा तरीका कभी ना तो है और ना होगा। तो एम्पैथी की प्रैक्टिस करना, ये लाइफ स्किल जो है एम्पैथी, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है हम सबके लिए, सबके लिए। क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, सोसाइटी में रहते हैं। जैसा आप करते हैं वैसा लोग आपको देखते हैं करते हुए। अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो बदले में नेगेटिव ही मिलने वाला है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो सोसाइटी भी आपको उसका रिटर्न वैसा ही देगी, अच्छा ही देगी। इस बात का आप विश्वास करके चलिए। परमेश्वर का सिस्टम बहुत ही बढ़िया सिस्टम है कि जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अगर आपने किसी का अच्छा किया और आपको ये लगता है कि सामने वाला मेरे साथ वैसा अच्छा नहीं है, तो चिंता करने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे एक्सपेक्ट मत करें, एंड यू बिलीव ऑन गॉड। आप खुद महसूस करेंगे कि हज़ारों हाथ किसी और दिशा से आपके साथ आके मिलेंगे, आपकी हेल्प के लिए तैयार मिलेंगे आपको। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ आप 2 जिस पे आपने जिनसे आप उम्मीद रखते हैं, आपको वहाँ से हेल्प आएगी। अगर आपने अच्छा ज़िंदगी में किया है, अगर अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यू विल गेट दैट थिंग। बदले में आपको वो मिलेगा, मिलेगा। बड़ी अच्छी-सी कहावत है। हमेशा बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर काँटे बोए हैं, तो फूल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर फूल ही बोए हैं, तो फूल ही निकलेंगे। लाल रंग के फूल बोए हैं तो लाल रंग के ही मिलेंगे। गुलाबी रंग के फूल बोए हैं तो गुलाबी रंग के ही निकलेंगे। है ना? तो पॉजिटिविटी से कभी दूर नहीं होना है। लाइफ स्किल नंबर 1, पॉजिटिव रखना है अपने आप को। लाइफ स्किल नंबर 2, एम्पैथी पे जोर देना है। लाइफ स्किल नंबर 3, कोऑपरेटिव रहना है। लाइफ स्किल नंबर 4। और अब हम सोशल को छोड़ते हुए अगर हम इमोशनल लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, तो स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना कहने में बड़ा आसान लगता है। स्ट्रेस लेवल, आप क्यों क्यों परेशान होते हो आप? क्या परेशानी है आपको? कहने में बहुत आसान होता है, लेकिन जो उस स्ट्रेस को झेल रहा होता है ना, ये सबसे ज़्यादा वो ही जानता है। जिस तन लागे सो तन जाने। बात करना आसान है, लेकिन उस स्ट्रेस को झेलने वाले को ही पता है कि जब स्ट्रेस होता है तो कितनी मुश्किल आती है। क्योंकि लाइफ स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाता है।
जैसे पहले मेंशन किया मैंने कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको मेंटल हेल्थ के साथ-साथ आपको फिज़िकल हेल्थ भी आपकी सफ़र करना शुरू कर देती है। कहीं मैंने पढ़ा था राज जी कि हमारी लगभग 90% जो बीमारियाँ जो हमारी फिज़िकल हेल्थ है, उसमें 90% बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ से ही होकर आती हैं। अगर हम यहाँ से परेशान हैं ना, तो हमें लगेगा कि हमारे सिर में दर्द आ रहा है, हमें चक्कर आ रहे हैं, जी भी घबरा रहा है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही है, चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेस अभी आगे हम उनकी बात करेंगे, जो हार्मोन्स हमें इस तरह की परिस्थिति में लेके आते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी की वजह से सारे के सारे हार्मोन्स हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो हम जो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता चला जाता है और हमारी हालत जो है खराब होती चली जाती है। तो स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है, ये हमने सीखना है। अगर हम गुड कंडीशन में हैं, तो अभी हम ये सीख लें कि हमें क्या-क्या चीज़ खुशी देती है। बहुत ही आसान तरीका है एक तो म्यूज़िक। आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनें, उससे स्ट्रेस लेवल कम होगा। स्ट्रेस लेवल कम होते ही हमारी जो जो मैंने बताया कि 90% बीमारियाँ जो है, सिर्फ़ स्ट्रेस की वजह से, मेंटल हेल्थ प्रॉपर ना होने की वजह से ही हमें फ़ील होती हैं, जबकि रियलिटी में वो नहीं होती हैं। लेकिन अगर इसको मैनेज नहीं किया ना, तो वो बीमारी फिर धीरे-धीरे परमानेंट होती चली जाएगी। मान लीजिए आपको लगता है कि आज आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर आपका ध्यान यहाँ तो खराब कुछ हो ही रहा है, फिर वो यहाँ भी खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं मुझे दिल की बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो रहा, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। पर होता सिर्फ़ किस लिए है, क्योंकि हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से ये स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो उसको मैनेज करने का बहुत आसान तरीका म्यूज़िक सुनना। ये प्रैक्टिस आप म्यूज़िक सुनिए, आपको अगर गाना अच्छा लगता है तो आप गाइए। अगर आप पब्लिकली नहीं गा सकते हैं तो आप अपने रूम में गाइए। जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आपको अच्छा फ़ील होता है, आप वो सब काम कीजिए। बहुत आसान है, इसके लिए तो किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप से बात कीजिए, आँखें बंद करके अपने परमेश्वर से बात कीजिए। आपको बहुत सारी बातों के जवाब मिलने शुरू हो जाएँगे। आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, मैं तो यूँ ही परेशान था। तो अगर रोज़ की रोज़ का स्ट्रेस को हम मैनेज कर लेते हैं, तो लॉन्ग रन में हमें ये इश्यूज़ बहुत कम परेशान करने वाले हैं, बहुत कम। तो सोशल इश्यूज़ के बाद जब हम इमोशनल इश्यूज़ की बात करते हैं, तो अपनी इमोशंस को किस तरह से हमने मैनेज करना है। गुस्सा आता है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे स्ट्रेस लेवल को मैंने मैनेज करने का आपको बताया है कि आप म्यूज़िक सुनिए, आप एक्सरसाइज़ कीजिए, आप फ्रेंड्स से मिलिए, आप थोड़ी देर धूप में बैठिए, आप वॉक कीजिए, आप नेचर के प्रति थोड़ा-सा कहीं भी घूमने निकल जाइए। अ, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ये तरीके अगर आप आज़माते हैं ना, तो स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो इसी तरह से ही आप अपनी इमोशंस को मैनेज कीजिए। देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, गुस्सा हर एक को आता है, बुरा भी सबको लगता है, डिप्रेशन भी किसी को भी हो सकता है, हालात की वजह से भी हो सकता है। लेकिन मैनेज करना अगर हमने सीख लिया, हमने अपनी शांति की चाबी अगर किसी दूसरे के हाथ में दे दी है, तो हम परेशान रहेंगे ही रहेंगे। अगर हमने खुद की इमोशंस पे खुद काबू कर लिया कि भी जो सामने वाला जो कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी इमोशंस डिस्टर्ब हो रही हैं, आप दुखी परेशान हो रहे हैं, वो
उसकी प्रॉब्लम है। जिस भी कारण से एक्स वाई जेड कोई भी कारण हो सकते हैं। मान लीजिए सामने वाले ने आपको बिना किसी कारण के परेशान कर दिया। अब आपका कसूर तो नहीं है। ये एक ऐसा खोटा सिक्का है जिसको आप किसी को देने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने आप को लेने से तो रोक सकते हैं, है ना? तो ये इसी तरह खोटा सिक्का जो कहते हैं कि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना सिक्का अपने पास ही रखो भाई। तो ये इमोशंस ऐसी चीज़ है जो कि आपको किसी भी तरीके से परेशान कर सकती है और करती है। इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है ना, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये आर्ट आपको सीखना है। आप ये मान के चलिए कि जिसकी वजह से आपकी इमोशंस डिस्टर्ब हो रही है, वो इमोशंस, वो जो फीलिंग उस पर्सन की है, वो आपकी नहीं है। जब आपके इन्वॉल्वमेंट ही आपकी नहीं है उसमें, तो किसी दूसरे का गुस्सा, किसी दूसरे की परेशानी, किसी दूसरे की के कहे हुए 4 शब्द आपको दिन-रात की परेशानी में डाल दें, इसमें कहाँ की समझदारी है? नहीं होना चाहिए ना ये। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आपने सीख लिया है और आपने ये सोच लिया है, उसके लिए आपको 1 या 2 तरीके इस तरह से आज़माने हैं कि नंबर 1 पेशेंस रखनी है। सामने वाला कह के थोड़ा-सा जब शांत हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट डे भी कही जा सकती है। ऐसा फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, ऐसा फैमिली में भी हो सकता है। क्योंकि तीसरी चौथी दुनिया से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता, उसकी वजह से तो डिस्टर्बेंस आती भी नहीं है। उसकी वजह से तो हम परेशान होते भी नहीं हैं। लाखों करोड़ों दुनिया हमारे आस-पास लोग घूमते हैं, उनकी वजह से हमें परेशानी नहीं आती है। हाँ, कभी-कभी लोगों की हालात देखकर हमें ये तो ज़रूर महसूस होता है कि बेचारे की हालत क्या है। पर आप हर एक की तो हर एक की हालत को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके अपनी इमोशनल और अपनी मेंटल हालत तो आपके हाथ में है। आप उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, आप पीस रख सकते हैं, आप कोई भी तरीका अपना लें। एक बड़ा आसान सा तरीका हम बताते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। जब सामने वाले की बात खत्म हो जाए, उसके बाद आप नॉर्मल में आ जाएँ आप। या कुछ लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप एक पानी का ग्लास अपने पास रख लें। जैसे सामने वाला के इमोशंस डिस्टर्ब्ड है और वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश में है, तो धीरे-धीरे ठंडा पानी पीते रहिए आप और सामने वाले की बात सुनते रहिए आप, क्योंकि आपके पास उसके बाद बहुत सारा टाइम है उसका जवाब देने का। लेकिन ये स्किल है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और अगर प्रैक्टिस नहीं है, तो तुरंत साथ के साथ ही हम लोग मुकाबला शुरू कर देते हैं। उसने 4 कहे, हमने 8 कहने, उन्होंने 8 कहे, हमने 12 कहने, 15 कहने और एंडलेस वॉर शुरू हो जाता है और कहीं खत्म होने का नाम नहीं होता और खत्म कहाँ होता है कि ना तुम हमारे, ना हम तुम्हारे, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। पर किस-किस से रास्ता अलग करेंगे? किस-किस से? फ्रेंड्स को आपने दूर कर दिया कि भई ठीक है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने ठीक है, हम अपने ठीक है। फैमिली से कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ हमें इन लाइफ स्किल्स की ज़रूरत है, इसकी मास्टरी करने की ज़रूरत है, हर रोज़ की प्रैक्टिस की इसकी ज़रूरत है हमें और कई बार ये प्रेशर जो आता है हमारे ऊपर, हमारे अ जो जब हम अपने आप को कंपेयर सोसाइटी से करते हैं, वो प्रेशर भी आपको हैंडल करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर पड़ोसी के घर में बहुत कुछ है, तो वो आपके पास भी हो, नहीं हो सकता। दुनिया में हर आदमी की भाग्य और हर आदमी का रहन-सहन एक जैसा नहीं हो सकता।
भाग्य तो बाद की बात है, उससे पहले आप ये मान के चलें कि जो जितनी एफर्ट्स डालेगा उतना फल उसको मिलेगा। अगर किसी ने बड़ा बिज़नेस किया है, अगर किसी ने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, तो उसका नतीजा उसको उसके पास उसके एफर्ट्स का रिज़ल्ट उसके पास आया है। आपने नहीं डाले तो आपके पास नहीं आया है। अगर आप ये अपने मन को बात समझा लेते हैं और आप कंपैरिज़न दूसरों से नहीं करते हैं और आपकी पीस आपके पास बनी रहती है। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ यहाँ पे। लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, तो अचानक ही मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो मैंने एक दुकान के आगे यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुकी, तो वो चाय वाला था। अब चाय वाले की इनकम कितनी हो सकती है? बट ही वाज़ रियली वेरी हैप्पी पर्सन। मेरा मन किया कि मैं उससे बात करूँ और जब मैंने बात की तो मैंने कहा, भैया सब कैसे चल रहा है? उसने कहा, ठीक है जी, भगवान का आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा कि चाय में, क्योंकि आस-पास के 15, 20, 30 दुकानों वाले ही चाय उससे मँगवाते होंगे, तो इससे कैसे काम चलता है? उसने कहा कि ज़्यादा ज़रूरत ही कहाँ है जी, 2 टाइम की रोटी मिल जाए, सुख शांति से खाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, घर में जाते हैं, तो बच्चे खुश मिलते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत बड़े-बड़े सपने नहीं देख रखे हैं। ये सोच रखा है कि परमेश्वर ने इनको जो बनाना है या जितनी ये मेहनत करेंगे, उतना ही इनको इसका फल मिलेगा और ये नेचुरल है कि आगे कुछ ना कुछ तो इनके भाग्य में भी लिखा ही हुआ है ना। सारी एफर्ट्स मुझे तो ही नहीं डालनी है ना। अगर मैं अपना आज का दिन मैं यहाँ पर बैठ के ये सोच-सोच के मैं परेशान होते हुए मैं खत्म कर दूँ और खुद की हेल्थ के ऊपर मैं उसके साथ में नाइंसाफ़ी करूँ कि मैं शॉप में बैठा हूँ, चिंता कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता कर रहा हूँ, मैं उनके आने वाले 10 सालों की चिंता कर रहा हूँ, मैं अगले 20 सालों की मैं चिंता कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ़ आज की रोटी का इंतज़ाम करना है। मुझे अच्छी मेहनत की रोटी उनको देनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उससे। कि ऐसा तो वो लोग भी नहीं करते जिनके पास बहुत कुछ होता है, वो उनको पता लगता है और आ जाए और आ जाए और आ जाए। तो इस तरह का प्रेशर अक्सर ही हम लोगों पर बनता है। कॉम्पिटिशन होना ज़रूरी है, प्रेशर बनना ज़रूरी है, लेकिन इतना ही जितना कि हमारी हैसियत के हिसाब से हम उसको सहन कर पाएँ। पड़ोसी के घर में गाड़ी है तो आपके मन भी है कि हमारे घर में गाड़ी आनी चाहिए। पड़ोसी का घर बड़ा है तो आपको भी होना चाहिए कि हमारा घर भी बड़ा हो जाए, पर उसके लिए एफर्ट्स भी तो आपको ही डालने हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से और किसी और जगह से वो आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। जितनी मेहनत आप करेंगे, उसी तरह का आपको मिलेगा। और आज रांची मैं ये मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पर कि बहुत सारे लोग ना अपने बच्चों का कंपैरिज़न दूसरे के बच्चों से करेंगे, उनका भविष्य बनाने के लिए भी कि उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा क्यों नहीं बना? पर अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है। हो सकता है आपका बच्चा अच्छा सिंगर हो सकता है आपका बच्चा अच्छा आर्टिस्ट हो, लेकिन बिना कारण का प्रेशर। तो मुझे वो चाय वाले की बात ठीक लगती है कि जितनी एफर्ट्स बच्चे यहाँ-यहाँ डालेंगे वो बन जाएँगे, अपने आप से ही बन जाएँगे। हुँ? तो इस तरह की जो प्रेशर है, अगर वो आप अपने आप को समझा लें कि इस तरह का प्रेशर हम माइंड पे नहीं लें, तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म हो जाएँगी, हो जाती हैं। आज़माया हुआ तरीका है ये ऐसी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। और इसके बाद अगर हम थिंकिंग स्किल की बात करें, थिंकिंग स्किल जिसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे जाता है, उसकी अगर हम उस पे प्रैक्टिस करें, उस स्किल को, उस कौशल को हम ग्रहण करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता ही नहीं, मुझे विश्वास है। जैसे राज्य ने कहा कि 27 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें लगभग कई हज़ार बच्चे हमारे पास से पढ़कर निकल गए हैं और लगभग हज़ारों पेरेंट्स से मिले हैं, सोसाइटी में हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें सचमुच काम आती हैं, सचमुच ये चीज़ें हेल्प करती हैं। आपका अगर आस-पास का माहौल पॉज़िटिव रहता है ना, तो एक छोटी से छोटी जो बड़ी से बड़ी समस्या भी बहुत छोटी दिखने लग जाती है हमें।
आर्ट होना चाहिए हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि कोई भी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो पाएगी। मान लीजिए कोई आपके बच्चे का कोई इश्यू है, मान लीजिए आपके बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्या करेंगे आप? ज़्यादातर क्या होता है, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि उसी टाइम पनिश करना है और उसको समझाने का वही वही टाइम होता है, जब एग्ज़ैक्टली बच्चे ने अपना खुद मानते हुए कि भी मेरे से गलती हुई है और वो एडमिट करता है ना, और उस टाइम उसको कंसोल करने की बजाय हो क्या रहा है, हम अपना जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करते हुए ताबड़तोड़ अटैक करने वाला काम शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर वो बच्चा हमारे पास आया है, प्रॉब्लम लेके आया है, तो हम बड़े होने का हमें क्या फ़ायदा, हमारा बड़े होने का क्या फ़ायदा कि अगर हमने उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिया। राजी, मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना, जब जब तक इसकी मास्टरी नहीं होगी ना, तो बच्चे भी सफ़र करते रहेंगे, बड़े भी सफ़र करते रहेंगे। जब मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ तो उनके कॉलेज टाइम में बहुत बार वो आके बताते थे बच्चे मुझे कि मम्मा अपने हॉस्टल की परिस्थितियाँ कई बार बताते थे कि अगर उनके वहाँ पर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई है, तो लिटरली यू विल नॉट बिलीव राजी कि अ, बेटी बताती थी कि मम्मा साथ वाली लड़कियों के रूम से रात को रोने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि वो अपने इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स में फँस चुकी होती हैं कि किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। रोती हैं, लेकिन शेयर नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनको पता है पेरेंट्स ने नहीं सुनना है, फ्रेंड्स को नहीं बता सकते हैं, टीचर्स को नहीं बता सकते हैं, वो उनका मानना रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनते नहीं हैं। अगर तरीके से बताया जाए, एक बार उनको डाँट पड़नी हो सकती है, लेकिन बाद में सॉल्यूशन भी उसका मिलता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे वो हिम्मत हार जाते हैं और नतीजा क्या निकलता है? ये आज जो सुसाइड के केसेज़ इतने आ रहे हैं ना, जो मैंने खुद जो पढ़ते हुए, आस-पास देखते हुए, न्यूज़पेपर से, टीवी से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो आती है, तो उसके द्वारा उसको एनालाइज़ करते हुए मैंने ये समझा है कि प्रॉब्लम अराइज़ कहाँ से होती है, सुसाइड तक पोज़ीशन कैसे होती है। पहले मैं अपनी बेटी वाली बात कंप्लीट कर लेती हूँ, तो वो बच्चे जिनको जो इतने परेशान होते हैं, उनके पास एक ही सॉल्यूशन बचता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई किसी से शेयर कर नहीं सकते हैं, समस्याएँ ऐसी पैदा हो गई हैं, जिस सपने को लेके चले थे पूरे नहीं हुए, तो दे कमिट सुसाइड। जब हो जाता है, उसके बाद तो कुछ नहीं बचता ना। इसलिए जो लाइफ स्किल जो सब्जेक्ट है ना, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, सीबीएसई का एक सब्जेक्ट है ये। और जो लाइफ स्किल जो है टीचर ट्रेनिंग में उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि किस तरह से इसकी मास्टरी करनी है आपको और बच्चों को अच्छे भविष्य की तरफ आपको लेके चलना है। इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो सुसाइड हो रहे हैं ना, इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर जो मैंने एनालाइज़ किया है कि आम तौर पे होता क्या है? एक छोटे शहर का बच्चा, एक बड़े शहर का बच्चा, एक छोटे गाँव का बच्चा जो है, जब बड़े शहर में जाता है ना, बहुत सारे सपने लेके जाता है। मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा, मैं आईआईटी क्लियर करूँगा, मैं एनडीए की तैयारी करूँगा, मैं बहुत बड़ा बनूँगा। बहुत सारे सपने क्योंकि पेरेंट्स ने बचपन से डाले हुए होते हैं और अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है। मैं एक बार मैं कोटा गई थी किसी सेशन में, तो वहाँ मैंने देखा कि जो लोग एकेडमीज़ में पढ़ रहे होंगे, उसके जितने वहाँ पढ़ रहे होंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे मॉल में घूम रहे हैं, थिएटर्स में घूम रहे हैं, घूमने-फिरने का काम कर रहे हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं। कोटा जैसा मैंने ऑब्ज़र्व किया कि शायद बहुत ज़्यादा वैसे
बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन क्योंकि बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, एजुकेशन हब है, तो इसलिए मॉल्स भी बहुत है वहाँ पे, थिएटर्स भी बहुत है वहाँ पे। तो इस तरह की हर फैसिलिटी वहाँ पर बच्चों के लिए है, जो उनको भटकाने के लिए बहुत होती है, बहुत सफिशिएंट है। तो एक बच्चा घर से निकला, सपना सजा के निकला, नई-नई दुनिया देखी और वो भटक जाता है। जिस काम के लिए आया है, वो मकसद ही भूल जाता है। पढ़ने के लिए आया है, टारगेट अचीव करना है, कुछ बनना है, पेरेंट्स का सपना है, खुद का बचपन का देखा हुआ सपना है, पूरे टाइम की मेहनत है उसमें, ये सारा कुछ वो भूल जाता है और किसमें लग जाता है? दोस्ती में। दोस्ती के दोस्तों के साथ घूमना, खाना-पीना, मूवी देखना, मॉल में यहाँ से वहाँ अच्छे एनवायरनमेंट में, एसी में घूमना। तो लेकिन जिस काम के लिए आया है उसमें रिजल्ट तो चाहिए ना। जब साल का आखिर आता है, फिर वो रिजल्ट कहाँ से लाए? फिर उनकी आंखें खुलती हैं और महसूस करते हैं कि पिछला 1 साल कैसे बर्बाद कर दिया। अब घर वालों को क्या जवाब देंगे? परसेंटेज कहाँ गई? पेरेंट्स ने कहीं न कहीं से लोन लेके कर्ज उठाकर उनको पढ़ाया, साल भर का फीस भेजा। तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा क्या करेगा? अंडरस्टूड है। पेरेंट्स तो रिजल्ट मांगेंगे, सोसाइटी रिजल्ट मांगेंगी ना, जिस काम के लिए आप गए हैं। लेकिन ध्यान भटकाने में उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि एज ऐसी है। जब बच्चा 16-17 साल का बच्चा घर से निकलता है ना, तो उनकी एज भी ऐसी है कि उनको ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। उनका भी दोष नहीं है। तो ये चीजें उनको डिस्टर्ब करती हैं और अल्टीमेटली अगर कोई बच्चा किसी अच्छे टीचर के कांटेक्ट में आ जाता है, जो किसी अच्छा दोस्त मिल जाता है और उसको सही रास्ता बताने वाले मिल जाते हैं, सहन शक्ति लेने दिखा बताने वाले मिल जाते हैं, या ये बताते हैं कि आप एक बार जो गलती होगी उसको दोबारा नहीं करना, एडमिट दैट मिस्टेक, तो शायद चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब वहां नहीं शेयर हो पाती है ना चीजें, तो रिजल्ट इस साल आपने देखा है कि कोटा का में कितने बच्चों ने अपनी लाइफ के साथ किस तरह का वो व्यवहार किया है ना? और फिर वो सोसाइटी को एक लेसन है ना कि भी आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करें और अ, पूरे हालात को समझते हुए, बच्चों के हालत को समझते हुए आप ज़रूर समझें। तो जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली लाइफ स्किल की मैंने बात की है, तो अगर आपका बच्चा आपके पास आके कुछ डिस्कस करता है, कुछ बताता है, अपनी गलती एडमिट करता है, जब वो गलत सोसाइटी में चला गया है या कोई आपका फ्रेंड है या कोई आपका बहन-भाई है या कोई एक्स एक्स वाई ज़ेड गली में या कॉलोनी में कहीं भी आपको कोई मिलता है, आप इस स्किल को खुद भी मास्टर कीजिए और प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन की जो सॉल्विंग जो एबिलिटी को इंक्रीज करने का आप उनको रास्ता बता सकते हैं। पर उसके लिए पहले खुद मास्टरी करना ज़रूरी है, खुद पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है हमारे लिए। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स। क्रिएटिव थिंकिंग, किसी भी काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है। अपने ध्यान को माइंड को ही चेंज करना है आपने। आप नया-नया सोचिए, नया-नया पढ़िए, नए-नए तरीके सोचिए। अगर आप मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, तो आप इस थिंकिंग का जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किस तरह से? 1 मिनट थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ जी। देखिए, आप कोई हॉबी ले सकते हैं हाथ में। जो सबसे पहले तो अगर आप अपना वर्क प्लेस पे प्रेशर है आपका या कुछ किसी भी तरह की इस तरह की सोशल प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उन उन हालात को मैनेज करने की। अगर नहीं कर पाते हैं, तो बेस्ट तरीका यही रहता है कि उस जगह को ही छोड़ दें। जिस वजह से आपके साथ ये दिक्कत आ रही है ना, उस जगह को ही छोड़ दें, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। जॉब में है तो आप चेंज कर सकते हैं, ज़िंदगी है तो सब कुछ है।
ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी के लिए तो है ना। तो सॉल्यूशन ये भी हो सकता है ना। और अगर टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो आप उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, या उस प्रॉब्लम को 1 दिन के लिए आप टाल दीजिए, या कोई आप हॉबी ले लीजिए। हॉबीज़ इतनी है, आप कुछ निटिंग कर सकते हैं, अगर लेडीज़ हैं तो। फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं आप। आप सिंगिंग कर सकते हैं आप, और इसके अलावा आप म्यूज़िक कर सकते हैं आप, म्यूज़िक सीख सकते हैं। तो पर्पज़ सिर्फ़ ये है कि यहाँ पर हमने पॉज़िटिविटी लेके आनी है। कौन से तरीका आपकी पसंद का है, उस तरीके को हम पकड़ के, उस तरीके पर चलते हुए हम अपने आप को हम पॉज़िटिव कर सकते हैं। और डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी तो मज़बूत होना ज़रूरी है ही है। जो भी डिसीज़न लेना है, सोच समझ कर लेना है, और अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो साथ वालों की आपने हेल्प लेनी ही लेनी है। और अगर उसमें भी आप कुछ नहीं सॉल्यूशन मिल पा रहा हो, तो अपने पास गूगल गुरु है, वहाँ से बहुत सारे सॉल्यूशंस तुरंत मिल जाते हैं हमें। तो मेरा आपसे कहने का सिर्फ़ पर्पज़ ये है कि सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, हमने ढूँढने हैं, स्मार्टली ढूँढने हैं। समस्याएँ आती हैं, समस्याएँ चली जाती हैं। अगर समस्या नहीं है और अगर प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ़ में नहीं है, तो वैसे तो नीरस हो जाएगी लाइफ़। ज़रूरी थोड़ी कि भई आपने ऐश में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, इस तरह से ज़िंदगी पूरी निकल जाती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आती, और वो सही चलता रहता है। हर इंसान को किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को उसको ठीक करना ही आना चाहिए। इसलिए इन लाइफ स्किल्स की उसको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। जैसे मैंने सुरेंद्र जी का ज़िक्र किया था थोड़ी देर पहले हमने, कि उन्होंने हमारे अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, तो बहुत सारी नेगेटिविटी तो अनकॉन्शियस माइंड में ही होती है। उसकी फ़ॉर्मेटिंग कैसे करनी है, अगर आप सर का सेशन जो दोबारा अगर आप देखेंगे, तो नेगेटिविटी को कैसे फ़ॉर्मेट करना है, ये आप अनकॉन्शियस माइंड वाले सेशन में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर अभी तक जो हमने बात की है ना इतनी सारी, उसमें से ज़्यादातर चीज़ों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हम सिर्फ़ प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चीज़ों की, कि हमारे आस-पास के हालात ठीक हो जाएँ और हमारे हालात ठीक हो जाएँ। और हमें परमेश्वर की तरफ से दिए हुए गिफ्ट्स हैं कुछ, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। वो क्या है? हार्मोन्स। बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ़ हार्मोन्स के इम्बैलेंस से होती हैं। हमारी बॉडी में एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है, दैट इज़ फील गुड हार्मोन, दैट इज़ डोपामाइन। सुना होगा आपने। अ, बार-बार इसका ज़िक्र आता है, और वो डोपामाइन जो है दैट इज़ फील गुड हार्मोन, जो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी में हमारे माइंड में, ब्रेन में यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। और हम वीक तब पड़ जाते हैं जब ये डोपामाइन रिलीज़ होना कम हो जाता है या नहीं होता है। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी भी कारण से हो सकता है। ऐज में बी वन ऑफ द फैक्टर्स। ये स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, कोर्टिसोल ने इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है कि डोपामाइन में के रिलीज़ होने में कहीं न कहीं रुकावट आ गई है। तो ये ऐसा फैक्टर ऐसा हार्मोन है हमें जो परमेश्वर ने दिया है, और ऑटोमेटिकली ये रिलीज़ होता है। इट मीन्स जब आप डाउन लो फील करते हैं, सैड फील करते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो हार्मोन है डोपामाइन, इसमें कमी आ गई है।
और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। एक्सक्यूज़ मी राज जी, टाइम टाइम का तो इश्यू नहीं है ना? 5-7 मिनट और चल सकता है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें नो नो सबके लिए नो नो मैम, बेनिफिशियल है, टाइम वो शेयर टाइम होनी है आपके चाहिए। पास, कोई ऐसा इश्यू नहीं। ओके, प्लीज़ मुझे बोल दीजिएगा, बस तो 5-7 मिनट मैं और लूँगी, और जिसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग लेंगे, ठीक है राज जी? ठीक है। तो हमारे पास डोपामाइन, जो परमेश्वर ने हमें एक रिवॉर्ड दिया हुआ है, और उसको किस तरह से उनके उस डोपामाइन के कम होने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम आ जाती है, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? हम लोगों की लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है, हमारे पास जो 24 घंटे हैं, हम उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर समस्याएँ, हेल्थ की समस्याएँ इस वजह से आती हैं। अगर उन 24 घंटों को हम अपने सिस्टम से एक शेड्यूल के हिसाब से हम बाँट लें, तो शायद ये उलझाव वाली परिस्थिति बनेंगे ही नहीं। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, स्लीप बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि एक तो जो मोबाइल है हमारे पास, एक तो वो चैन नहीं लेने देता है किसी। सुबह, शाम, दोपहर, रात जब भी टाइम मिलता है, वो रात को सोने से पहले भी। हालाँकि कहा ये जाता है कि लगभग आपको सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को साइड में रख देना चाहिए। हुँ? लेकिन नहीं होता है। और सिर्फ़ चलो, मोबाइल की जो रेज़ तो नुकसानदायक होती ही होती है, लेकिन उसका जो कंटेंट है, अगर आप कुछ हॉरर मूवी देख रहे हैं, या आप उसमें कुछ ऐसे डरने वाली चीज़ देख रहे हैं, या आप उसमें कुछ ऐसा भयानक देख रहे हैं, तो कोर्टिसोल इतना इतना कई गुना रिलीज़ होता है, जो कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये सब कुछ आपके साथ ही हो रहा है। तो इसमें कसूरवार कौन है? आप है ना। खुद अपनी परिस्थिति के लिए खुद कसूरवार हैं। इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है ना, लेकिन अगर चाहें तो ना, लाइफ स्किल्स की प्रैक्टिस करें तो ना, तो इसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं ना। तो अपनी रूटीन को अगर ठीक करें, टाइम पे सोएँ, ये मेडिटेशन करें, मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल है। अपने 24 घंटे की जो रूटीन है, उसको आप ठीक से सेट कर लीजिए। आप मान लीजिए आपको 10 बजे सोना है, आपकी बॉडी को उसी हिसाब से आदत पड़ जाएगी, आपने 10 बजे सोना है, और उससे पहले आपने 8 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखना है, तो आपने नहीं देखना है, आप अपने आप को कहीं और बिज़ी कर लें, अपनी फैमिली में बिज़ी कर लें, अपनी हॉबी में बिज़ी कर लें, आप फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करें। वो टाइम तो अब किसी के पास रहा ही नहीं कि जब ड्राइंग रूम में बैठ के सारा का सारा परिवार बैठ के खूब गप्पे मारते थे, अपने दिन भर की बातों को शेयर करते थे। वो टाइम तो अब खत्म ही हो गया है ना, जॉइंट फैमिली तो रही नहीं। इसकी वजह से ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हैं। बच्चों के पास ऐसे रिलेशंस नहीं बचे हैं, दादा-दादी, चाचा-चाची, मामा, बहन-भाई, इस तरह के रिलेशन नहीं बचे हैं जिसमें कि वो चीज़ों को शेयर कर पाएँ। बचते हैं आप, पेरेंट्स के लिए बच्चे, और बच्चों के लिए पेरेंट्स, और उनके पास मोबाइल से फुर्सत नहीं है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट मोबाइल है, अपने और अपनों से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मोबाइल है। तो एक रूटीन बनाएँ अपने आप के लिए कि मोबाइल को कम से कम रखें। सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते हैं हम लोग। इन चीज़ों को अगर फिर भी एक प्रॉब्लम फिर आ जाएगी, कहेंगे अगर आप मोबाइल यूज़ नहीं करें, आप फेसबुक पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं, तो इट मीन्स आप तो ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हैं। ऐसा वो पीयर प्रेशर बन जाता है कि अच्छा, तेरे को तो इतना भी नहीं पता, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है? तेरे को इतना भी नहीं पता फेसबुक पे क्या चल रहा है? तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं हमें उस चीज़ों की तरफ धकेल देती हैं। चलो कोई मीडिया है तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, ना बच्चे ना बड़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम तो बनाया जा सकता है ना। और अच्छा खाएँ, अपनी डाइट को अच्छा रखें। ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, लेकिन सीज़नल फ्रूट्स तो ले सकते हैं ना, काफ़ी सस्ते मिलते हैं।
तो ये हमारे डोपामाइन के लेवल को जो हार्मोन है उसको इंक्रीज़ करने में बहुत ही मदद करता है। और अगर आप प्रॉपरली अपने आप को थोड़ा-सा रूटीन से हट के थोड़ा-सा तैयार भी हो जाते हैं, तो आपको अपने आप को देखकर ही आप इतने खुश हो जाते हैं कि बॉडी वो जो डोपामाइन है, फील गुड हार्मोन है, उसको रिलीज़ करना शुरू कर देती है। क्या जाता है उसमें? अपने आप को शीशे में देखिए और देखिए कि परमेश्वर ने आपको कितना ब्लेस्ड फील करेंगे आप कि परमेश्वर ने आप पे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है आपको कि आपके पास ब्यूटी भी है, आपके पास अ, आँखें भी हैं, आपके पास बोलने के लिए ज़ुबान भी है। आप उन लोगों को देखिए जिनके पास ये दोनों चीज़ों की कमी हो सकती है, उनकी लाइफ कुछ क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा टफ़ हो सकती है, होती है। हो सकती ही नहीं, होती है। तो आप ब्लेस्ड फील करेंगे। अपने आप की सुंदरता को देखकर ही आपका ये डोपामाइन जो फील गुड हार्मोन है, अपने आप रिलीज़ होना शुरू होगा और अच्छी नींद लें आप और अपने आप को आप पैम्पर करें अपने आप को। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने आज रूटीन में मैंने आज 4 काम सोचे थे करने के लिए, चारों के चारों काम विदिन टाइम मैंने कर लिए। 4 नहीं तो कम से कम 3 तो मेरे टाइम पे हो गए, बस 1 बचा है सिर्फ और ये होते ही एक ऐसी एक फीलिंग मन में आती है, तो इसलिए डोपामाइन अपना काम शुरू कर देता है, रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर कहीं रुकावट आई है, तो लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको। सबसे पहले सोचो, विचार करो, फिर उसके बाद इन लाइफ स्किल्स को यूज़ करो और लाइफ स्किल्स के साथ-साथ अपनी डाइट को भी ठीक करो। आप खुद ठीक रहेंगे तो आपकी फैमिली की हेल्थ ठीक रहेगी। फैमिली की हेल्थ ठीक रहेगी तो आपके देश की हेल्थ ठीक रहेगी तो सब चाहे प्रोग्रेस है, चाहे वो उल्टा मान लें, वो सब इंटरकनेक्टेड है। नेगेटिविटी भी इसी तरह से फैलती है, पॉजिटिविटी भी इसी तरह से फैलती है। आपने किसी को कुछ कहा, धक्का दिया और अगले ने आके चारों को और को दिया और 4 ने 8 को दिया, 8 ने 10 को दिया और चारों तरफ यूँ युद्ध सा मच गया, तो कोहराम सा मच गया। और अगर आप यही एक अच्छा-सा आपका एक जेस्चर अच्छा-सा किसी को खुशी दे जाता है, किसी को आप हग करते हैं, किसी को आप आशीर्वाद देते हैं, किसी को आप थोड़ी-सी तारीफ दे देते हैं, झूठी ही सही, अगर आप उसको अच्छा बोल देते हैं, आपकी तरफ से आपकी अच्छाई कम होने वाली नहीं है, लेकिन जिसको आपने दी, वो इंसान तो उस दिन पूरा दिन हवा में ही उड़ने वाला है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे फलाने ने कहा तो बहुत अच्छा है और वो सेम चीज़ आगे 10 लोगों को बाँटेगा, क्योंकि अब उसका डोपामाइन का लेवल हाई हो चुका है और वो उसके पास तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वो बाँटता हुआ घूम रहा है इधर से इधर सबके पास। बच्चे मिले तो उनके साथ खुश है, फ्रेंड्स मिले तो उनके साथ खुश है और नहीं तो आते-जाते लोगों के साथ भी उसको अच्छा व्यवहार और अच्छा रिलेशन उनका बनना शुरू हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले मैं किसी दूसरी कंट्री में गई थी, तो मैंने वहाँ देखा कि लोग हम इंडिया में ये चीज़ ना भूल गए हैं और उसमें गलती हम लोगों की ही है कि जैसे पहले बड़े-बुजुर्ग घर से बाहर निकलते थे, तो राम-राम करते हुए निकलते थे। राम-राम बहन जी, राम-राम जी, राम-राम जी, ऐसे करते हुए निकलते थे। गाँव में अभी भी है और गाँव में अभी सब कुछ ठीक है, इसलिए शायद माहौल ज़्यादा अच्छा है, इस तरह की परेशानियाँ प्रेशर, मेंटल परेशानियाँ कम है, शायद इसीलिए ये भी कारण है। तो सब लोग एक-दूसरे को देख के खुश होते हुए कि राम-राम जी करते निकलते थे। तो हुआ क्या, अगली जनरेशन ने कहा कि भई आपकी जानकर तो होते नहीं, आप यूँ ही किसी को भी राम-राम जी कर देते हो। और अगली जनरेशन आते-आते वो राम-राम जी कहना बंद हो गया और कोई भी निकल रहा है पास से कोई जानकार भी निकल रहा है तो भी आँख बचा के इधर से निकल लिए कि भई सामने से आ रहा है तो 2 बातें करनी पड़ेंगी तो चलो छोड़ो, चलो निकल गए। और मैंने वहाँ देखा अगर कोई नहीं जानता है ना आपको, आपके पास से निकलते हुए बहुत सुंदर सी स्माइल देते हुए वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? हाउ डू यू? ये सब
4-5 जो डायलॉग्स उन्होंने बोलने ही बोलने हैं। चाहे आप जानते हो, चाहे आप नहीं जानते हो, उनको लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कितनी अच्छी बात है जो हम भूल गए हैं और वो लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। है ना? तो अच्छा फ़ील करवाते हैं। हम जैसों को यहाँ से ऐसा लगता है कि भी ठीक है ये लोग अगर हमें इतना प्यार दे रहे हैं, तो हमें भी इनको बदले में प्यार देना चाहिए। विश करने में अगर सबको अच्छा फ़ील होता है तो विश करना चाहिए ना, लेकिन हम लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं ना हम लोग। यूँ सोचते हैं कि भी हम मॉडर्न हैं, तो भी हमारे जैसा तो कोई नहीं। या हम नहीं, हम तो इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, ये भी हमारा लेवल का नहीं, ये भी नहीं। ये चीज़ भूल जाइए, हम सब इंसान हैं, एक-दूसरे के हेल्पर्स हैं। एक-दूसरे के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं और तो चीज़ें पॉज़िटिविटी मल्टीप्लाई होती चली जाती है। डोपामाइन का लेवल हाई होता जाता है। आपकी सेहत अच्छी रहती है, आप अननोइंगली बहुत सारे लोगों को अच्छी सेहत दे जाते हैं, देना शुरू कर देते हैं। एक और किसी इस तरह से राजी आप जैसा कि प्यारे से बेटे ने मुझे बताया कि वो लोग पॉज़िटिविटी को स्प्रेड करने का एक तरीका है हग। तो वो ये सोचते हैं कि भई जैसे कॉलेज में गए या मतलब एक एक ये टेक्नीक है पॉज़िटिविटी को स्प्रेड करने की कि आज 5 लोगों को हग करना है। तो उससे जो डोपामाइन का जो हार्मोन रिलीज़ होता है, बहुत सारी बीमारियों का वो एक इलाज है। मैंने भी एक दिन कोशिश की, कोशिशें तो करते ही रहना चाहिए। तो एक मुझे सामने से एक लेडी मेरे से पास से जा रही स्कूटी स्टार्ट करने वाली थी, तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने स्माइल दी उसे बदले में उसने मुझे स्माइल दी। उसने मेरे को कहा कि क्या हम जानते हैं आप एक-दूसरे को? मैंने कहा नहीं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन फिर मैंने उसको बताया कि मैंने आपको स्माइल इसलिए दी कि आज मैंने सोचा था मैंने 5 लोगों को स्माइल देनी है। उसको इतना अच्छा लगा, बोली मैम आप 5 सोच रही हो? मैंने आज इतना आधा दिन बचा हुआ है, मैंने 10 स्माइल देनी है। 10 लोगों को अच्छा फ़ील करवाना है मैंने। तो क्या इस तरह से पॉज़िटिविटी नहीं बढ़ती है? यही छोटे-छोटे तरीके हैं जिससे हम दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं। हमारा कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम दूसरों को बहुत खुशी दे सकते हैं। तो राजी अगले 2-3 और हमारे पास जो हार्मोन्स हैं, शुड वी डिस्कस और नॉट? हाँ जी जी, मैम। राजी। सेरोटोनिन के बारे में, एंडोर्फिन के अ, बारे में अ, या मे बी वी कैन चेंज दिस नेक्स्ट टाइम है ना? हाँ, दोनों ही ऑप्शन है, यदि शॉर्ट टाइम में भी हो जाए क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है, तो ऑडियंस 8 बजे तक सोच के आती है बट अभी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, तो ये भी काफ़ी मतलब थैंकफुल हैं हम उन हाँ, लोगों को। तो थोड़े हाँ। टाइम में हो जाए तो आप देख लीजिए, नहीं तो हम आगे कर लेंगे, जो आपको ठीक लगे। अ, तो राजी ये ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम ना जितना भी शेयर करें उतना ही कम है। क्योंकि हम जब पॉज़िटिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो फिर बाकी जो हॉर्मोन्स हैं पर्पस हमारा आज का जो सेशन का पर्पस सिर्फ इतना था कि अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को हम फेस कर रहे हैं, तो उससे निजात पाना जो उसके उससे उसको खत्म करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है ना? तो परमेश्वर ने ही जो हमें ये हॉर्मोन्स दिए हैं, उससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है, तो वो गूगल सर्च कर सकता है और बहुत सारी नॉलेज इस पे उनको मिल सकती है। राजी मुझे ऐसा लगता है कि भी हमें और बहुत टाइम नहीं लेना चाहिए। इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेना आपका चाहिए, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपने पता ही नहीं लगने दिया कब करीब-करीब 80 से 90 मिनट होने वाले हैं और समय पता ही नहीं चला और मैं तो बिल्कुल ऐसे फ्लैशबैक मेमोरी जैसे वो चीज़ें चलती हैं कि इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। राज
मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जैसे 7-8 साल से हम दोनों एक-दूसरे को जानते हैं और मैंने जब भी आपको पाया है, मैंने हमेशा पॉज़िटिव पाया है। और जब हम मिले तो मैंने आपके आस-पास वाला जो ग्रुप था ना बच्चों का, उसमें मुझे लगा कि आपके जो ग्रुप है ना वो सबके सब पॉज़िटिव हैं। तो जब आप पॉज़िटिव हैं, आपके आस-पास वाले सब पॉज़िटिव हैं और आप एक अच्छा मिशन को लेके आप लोग सब चल रहे हैं, तो क्यों नहीं सक्सेस मिलेगी? सब कुछ मिलेगा। और आपने हालाँकि मेरा और आप में ऐज में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी आप अगर जिस तरह से आप मुझे हमेशा साथ लेके चलते हैं, तो मैं अपने आप को फ़ील करती हूँ कि मैं भी आप लोगों के ग्रुप की मेंबर हूँ और उतने ही यंग हूँ जितने आप लोग हैं। जी। हाँ, ये है एक्सपीरियंस मेरे पास ज़्यादा है, नॉलेज आप लोगों के पास ज़्यादा है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे एनकरेजिंग और मोटिवेटेड हम भी इंटरनल टीम से काफ़ी नहीं, मोटिवेट होते हैं और अभी हम अपने कार्यक्रम के दूसरे चरण पे हैं। मैं मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। यदि हमारी ऑडियंस का कुछ भी क्वेश्चन्स है, कुछ भी वो जानना चाहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप बता देंगे, तो हम उस पे कुछ मिनट चर्चा कर पाएँगे। मुझे सामने वाले को ना नहीं बोला जाता। वो मुझे क्या तब मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मेरी फ्रेंड मुझे कुछ करने को बोलते हैं और वो मैं नहीं करना चाहती, फिर भी मना नहीं कर पाती, मैं इमोशनल हो जाती हूँ या जो भी हो जाती है, इस तरीके की अनु की सोचना है। तो विजेंद्र सैनी जी, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अनु जी का सवाल है मैम कि वो ना नहीं बोल पाती है, तो ऐसे समय को कैसे हैंडल करें? यस सिर्फ अनु जी के साथ ही ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये इस तरह का प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले हमने इस सेशन में डिस्कस किया कि जो पीयर प्रेशर है ये बहुत काम करता है ना? कि दूसरे ने कंपेल किया हमें लगता है चलो कोई बात नहीं, इस बात मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपकी नेचर भी ऐसी नहीं है कि भी आप उसको मना कर पाएँ। लेकिन इसके लिए आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि इस तरह की चीज़ें अच्छी हो तो अच्छी है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ भी ले जाती हैं और फिर वहाँ पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आपको तो एक तो ये प्रैक्टिस करनी है कि पहले तो जिस फ्रेंड से इनको लगता है कि नुकसान होने वाला है या जो जो वो काम कर अच्छे काम के लिए कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि आओ पढ़ें तो अच्छी बात है ना। अगर वो कहते हैं कि चलो आओ आज कैंटीन चल के खाना खाते हैं या कुछ अच्छा एन्जॉय करते हैं, फूड करते हैं तो अच्छी बात है, खुशी एक-दूसरे को दे रहे हैं, कभी-कभार ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर वो कुछ ऐसे ही दोस्ती में आपसे कुछ और तरीके की म म उ उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे रहती है और आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो पहले तो आपको उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसको मना करना सीखना होगा और अगर मना आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको उस दोस्त को ही छोड़ देना होगा, क्योंकि यही आपकी भलाई है इसमें, है ना? तो मेरा तो कहना यही है, पहले आप क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, तो आपको भी उसको उसके लिए उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि भई उसको समझाना चाहिए कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर बोथ ऑफ अस। इनको अगर ऐसा लगता है तो कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी ना कि जैसे फ्रेंड ने कहा कि चलो आओ घूमने चलते हैं। तो रोज़ कॉलेज छोड़ के घूमने जाना तो नहीं ठीक बात है ना। तो उसको ये समझाना चाहिए कि नहीं दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम अब कॉलेज लाइफ में तो इतना ही ऐसा हो सकता है ना कि भई वेस्टेज ऑफ टाइम है। और अगर वो बार-बार नहीं मानता है तो अपना ग्रुप अपनी फ्रेंड और अगर फास्ट फ्रेंड है तो मैं कहूँगी कि उस फास्ट फ्रेंड को ही आपको अपने जैसा बनाना चाहिए। हुँ, छोड़ना सॉल्यूशन बिल्कुल। नहीं है। क्योंकि ऐसे तो आप किसी न किसी में कुछ ना कमी निकालते हुए आप छोड़ने की तरफ आ जाएँगे, तो फिर वही कि आप फिर अकेले रह जाएँगे। छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, समझाना सॉल्यूशन है और अपनी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कि भई हम अगर हमारा माइंड हमें बता रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो हिम्मत बनानी पड़ेगी आपको, अपने आप में लानी पड़ेगी। हाँ जी, आपका जी, हाँ जी। बहुत-बहुत इस बात के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और अनु थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आपके रियल फ्रेंड हैं, आप उन्हें नो भी बोलेंगे, तो भी वो आपको छोड़ के नहीं जाते। बशर्ते उनको समझाने से पहले आप खुद को समझाइए कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि आप खुद समझ जाएँगे, तो आपको
अगले को जवाब देना आसान हो जाएगा। जो लोग आपकी एक ना से आपको छोड़ देंगे, तो सोचिए वो आपके रियल फ्रेंड्स नहीं है। हाँ, फ्रेंड। जी। हुँ, और आप और ज़्यादा हुँ, हेल्प लेना चाहते हैं, तो इस सेशन को 1:24 पे हम आंसर कर रहे हैं, तो 1:20 से और 1:24 तक उसको दिखा दें। ये इसका आंसर है। इसी के साथ हम और आगे हुँ, बढ़ते हैं। सविता राजीव वत्सी कह रहे हैं टंग इज प्रॉब्लमेटिक लकवा स्ट्रेस। राजीव जी, आपका सवाल पूरा क्लियर नहीं समझ आ रहा है। आप लिख देंगे तो बड़ी मेहरबानी। हमें समझ आ रहा है कि आपको टंग में कोई लकवे जैसी प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस के कारण है, तो आप सबकॉन्शियसली इसे प्रोग्राम करवा सकते हैं। हमारे पास भी ऐसी सुविधाएं होती हैं। यदि और कोई सवाल है तो आप ठीक से एक बार लिख देंगे तो मैं बात हाँ, कर पाऊंगा। सविता मोहन का कहना है मैं छोटी है। छोटी चीजें चीजें करके खुश होती हूँ, परंतु कभी कभी हुँ, अति हो जाती है। घर में सब गुस्सा करते हैं, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। क्या किया जाए? अच्छा। नहीं सविता जी, ये अगर आपकी ये नेचर है ना, तो ये बहुत अच्छी नेचर है। अब आपको दूसरों को समझाना है कि मुझे खुशी मिलती है छोटी-छोटी हरकतों से, छोटे-छोटे काम करके दूसरों को खुशी देने का काम करते हैं। तो लेकिन कई बार पेरेंट्स को राजी जो मैं समझ पा रही हूँ, ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि भई नहीं, तुम्हें लिमिट में रहना चाहिए, नहीं तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा सधा हुआ सा होना चाहिए, नहीं। पर नहीं, ये खुशी की बात है, आप अपनी फैमिली में खूब एन्जॉय कीजिए और उसी तरह से आप बने रहिए। आप गॉड गिफ्टेड है ये आपके 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 पास कि आप खुश होती हैं, हर बात में आप खुश होती हैं। लोग तो तरस जाते हैं खुशियों के लिए। आप खुश होती हैं। समस्या कहाँ आती है प्लीज़ अगर आप दोबारा ये बता पाएँ ना कि आपका प्रॉब्लम कहाँ आती है? किस तरह की प्रॉब्लम आती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स आपकी छोटी-छोटी खुशियों में परेशान होंगे या आपको रोकेंगे-टोकेंगे, नहीं होंगे। जी। तो आप पेरेंट्स से बात कीजिए अपनी मैं तो आपको ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि भई आप परमेश्वर की आप पे दया है और आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेती हैं और एन्जॉय करती हैं उसको। जी मैम। खुद भी कीजिए, दूसरों को भी खुशियाँ अ, दीजिए। पारुल का हाँ जी। पूछना है, पारुल रेगुलर व्यूअर हैं। मैं प्रेज़ेंट सिनेरियो में जैसे कि आपने बताया, मैं रहने की कोशिश करती हूँ, पॉज़िटिव रहती हूँ, स्माइल पास करती हूँ, पास क्या करना मतलब स्माइल चेहरे पे रखती हूँ। तो सामने वाला पर्सन पॉज़िटिविटी को हाँ, समझते ही नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए? सामने वाला पर्सन क्या वो है? इस पॉज़िटिविटी को नहीं समझे तो क्या करना चाहिए? अ, ये डिपेंड करता है कि भई जैसे आप किस तरह के फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो वहाँ पर पसंद और नापसंद वाली बात आ जाती जी, है। और इन जनरल आप किसी को भी स्माइल देते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स स्माइल से मिलेगा ही मिलेगा। जी। तो मैं थोड़ा-सा क्वेश्चन इनका समझ नहीं पाई हाँ, हूँ मैं राज इसको जी, ऐड करता हूँ। कि स्माइल देते हैं, थोड़ा-सा मैं इसमें सामने ऐड वाले की करता तरफ हूँ। से स्माइल नहीं आती है, तो या वो इंटरेस्ट वाली बात कुछ हद तक जो मुझे समझ में आती है, ऐसा हो सकता है, पर हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे समझने में थोड़ी हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो, पर डेफिनिटली ये टेक्नीक काम जी, करती है। पारुल का कहना है कि वो जब स्माइल करती है या वो पॉज़िटिव रहती है, तो लोग उसके साथ उस सलीके से पेश नहीं आते। तो मैं आपको थोड़ा इसमें ऐड करूँगा कि आप इसीलिए पॉज़िटिव नहीं रहते कि दूसरे लोग आपसे पॉज़िटिविटी से पेश आएँ। आपको इसीलिए पॉज़िटिव रहना चाहिए क्योंकि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरे लोग क्या करेंगे यदि हम सारी दुनिया को हुँ, समझाएँगे, हाँ, तो ये एक लंबी बातचीत होती है और फिर हम पारुल की जगह पारुल को छोड़ के सारी दुनिया को समझाएँ कि पारुल तो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बहुत पॉज़िटिव रहती है। तो इससे बढ़िया जैसे कि हम इस सेशन को ही हुँ, कर रहे हैं। लिटरली आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा, हम कुछ कमेंट को डिलीट करते हैं, वो कहते हैं आप ये क्या अपना समय खराब करते रहते हैं। अब बताइए उन लोगों को मैं क्या जवाब दूँ? और मुझे कभी-कभी लगता है कि इन लोगों को मैं सही जवाब बात है। दूँगा, तो ये अपने आप में मेरा समय खराब करना है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी धुन में काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मैं कर रहा हूँ और मैं इसे करता जाऊँगा क्योंकि मुझे ये हुँ, करना है। माय विज़न इज़ वेरी क्लियर, माय मिशन इज़ वेरी क्लियर। तो आपको हाँ, पॉज़िटिविटी से पेश बिल्कुल। आना है। आपको यदि स्माइल के तरीके से पेश आना है, तो इसका फ़ायदा पारुल आपको ज़्यादा होगा, बजाए इसके वो लोग कैसा रिएक्ट करते हैं। ये मेरा आंसर है।
बिल और यहाँ पे बिल्कुल। एक और क्वेश्चन। आपकी फीलिंग अच्छी है, आप अच्छे से चल रहे हैं, तो आपको उस रास्ते को छोड़ना राइट। नहीं है कभी। तो आप सबका क्वेश्चंस हुँ, भी क्लियर हो गया है। अभी मैं आप सभी को थोड़ा-सा अपडेट देना चाहूँगा कि यदि आप इस प्रोग्राम का सर्टिफ़िकेट चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। और जो लोग इस वीडियो को अभी नहीं देख पाए, किसी कारण से वो अपने अति बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्य में बिज़ी थे, वो भी इसी लिंक से उस वीडियो को बाद में देख पाएँगे। पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे करीब 1000 के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो मैं आप सभी का थोड़ा सपोर्ट चाहता हूँ कि वो लोग इस चीज़ को दूसरे लोगों तक भेजें। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 घंटा हुँ, 30 मिनट में कुछ तो ऐसा है जो शायद आप इतनी देर से सुन रहे हैं, इतनी देर से चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उन लोगों को पॉज़िटिविटी के लिए भेजिए, ताकि वो थोड़ा-सा और बेहतरीन जी सकें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और सभी ऑडियंस से मैं जानना चाहता हूँ, कैसा लगा ये सेशन? मैडम को कमेंट शायद थोड़े बहुत शो हो रहे हैं। एक बार आप बताइए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो मानता हूँ दिन सा ही बन गया। दिन तो क्या, अभी रात हो गई है, लेकिन पूरा दिन ऐसे लग रहा था, हेक्टिक सा था। और अभी समझ आ रहा है कि ज़िंदगी आसान हो गई है। हुँ। और अभी आप लोग भी बताइए कि कैसा लगा मैम का सेशन, और फिर हम इसे वाइंड अप राज करते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पॉज़िटिव हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आ रहा है ना? तो यही यही पर्पज़ भी अपना जी, यही था, गीता सॉल्व। शर्मा, आई विल शेयर डेफिनिटली। का थैंक यू रा काठी बाबू आपके रेगुलर व्यूअर हैं। थैंक यू मैडम, गुड एक्सप्लेनेशन। डांस विद पारुल, ओके मैम, थैंक यू जी सर, थैंक यू फॉर एफर्ट, एज इज जस्ट ए नंबर, यस। और हमें नंबर, हुँ, ब्यूटीफुल विद ग्रेट सेशन, थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। नीलू भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। म्यूजिकली ग्रेट मैडम, गुड एक्सप्लेनेशन। अनु तो स्टार ही देती रहती है हमें बहुत ज्यादा। तो आप सबका बहुत बहुत हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कल दशहरा है, हमारा सेशन था, लेकिन हमने सोचा कि हम इतनी ज्यादा अति नहीं करेंगे। हमने कल वाला रीशेड्यूल किया है। और हम अब आगे 28 तारीख को मिलेंगे। एमआईटी यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर और इंटरनेशनल कहीं ना कहीं उनकी एक रीच है, डॉक्टर नायर हमारे बीच में होंगे। और ये हमारी फाउंडेशन के लिए, हम सभी व्यूवर के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने पिछले वेबिनार देखे और उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा काम है, मुझे आना चाहिए। लेकिन हमें लग रहा है कि वो आ रहे हैं, तो ये शायद एक इशारा है कि हम थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर रहे हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वेबिनार में, तब तक के लिए हैप्पी दशहरा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज जी, आपको और आपकी टीम को, सारी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।